Welcome to Anthro International. Today it's our 11th lecture of Physical Anthropology and its name is Pre-Darwinian Theories of Evolution. Pre-Darwinian Theories of Evolution हमारे नेट जेआरएफ सिलेबस में भी है और यूपीएससी में भी है. यहाँ पे लिमार्किज्म न्यू लिमार्किज्म दिया गया है, ये प्री डार्विनियन थियरीज़ है और यहाँ पे भी प्री डार्विनियन डायरेक्ट दिया गया है. तो आज का जो टॉपिक है वो दोनों में कवर होता है, इनके सिलेबस में भी यूपीएससी के सिलेबस में भी. Okay, let's start. This is the first slide. The evolutionary thought has a very long history from that of Aristotle to Darwin to the synthetic theory of evolution, that is neo-Darwinism. जो evolutionary thought है इसकी काफ़ी लंबी हिस्ट्री है. कहाँ से? एरिस्टोटल से लेके डार्विन तक, फिर नियो डार्विनिज्म तक. पहले एरिस्टोटल की थ्योरी जो है अर्लियर, फिर डार्विनिज्म की थ्योरीज, फिर नियो डार्विनिज्म की थ्योरीज. Theories of evolution that existed before Darwin are said to be pre-Darwin theories of evolution. हाँ, अब theories की 3 टाइप्स है, ठीक है. फर्स्ट इज pre-Darwinian, सेकेंड इज Darwinian एंड थर्ड इज post-Darwinian. पहला जो डार्विन से पहले की theories है उनको हम pre-Darwinian बोलते हैं, फिर डार्विनियन थ्योरीज, फिर उसके बाद डार्विन ने जब अपनी थ्योरी दी उसके बाद जो थ्योरीज दी गई उनको हम बोलते हैं पोस्ट डार्विनिज्म, पोस्ट डार्विन थ्योरी, लाइक नियो डार्विनिज्म, सिंथेटिक थ्योरी जिसको हम कहते हैं, ठीक है. तो आज के लेक्चर में प्री डार्विनियन थ्योरीज को पढ़ेंगे, बाकी को नहीं. प्री डार्विनियन थ्योरी को, जो डार्विन से पहले थ्योरीज आई उनके बारे में पढ़ेंगे. जो ये प्री डार्विनियन थ्योरीज थी ये बेस्ड ऑन स्पेकुलेशन थी या कीन ऑब्जर्वेशन. स्पेकुलेशन मीन्स कि इसमें कोई भी जो थ्योरी दी गई थी, प्री डार्विनियन थ्योरी जो भी थी, ये किसी फर्म एविडेंस पे बेस नहीं थी. इन्होंने कीनली कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व किया, उनमें कुछ स्ट्रेंज पाया, तो उस बेस पे ये थ्योरीज बनाई गई. इसका कोई एविडेंस नहीं था. अब अगर इसका कोई एविडेंस नहीं था, इस थ्योरीज का इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं था, तब ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है. ये जो बेस्ड ऑन स्पेकुलेशन एंड कीन ऑब्जर्वेशन थी, ये प्री डार्विनियन थ्योरी, ये इम्पोर्टेंट इसलिए थी बिकॉज they serve baseline information in understanding the concept of evolution and it is diversity. evolution of life और diversity के बारे में जानने के लिए ये एक माइलस्टोन था, एक बिगिनिंग थी. तो इस वजह से ये थ्योरीज इम्पॉर्टेंट रही किसमें? एवोल्यूशनरी थॉट में. दी प्री डार्विनियन थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन जो है इनको हम बोलते हैं ओल्ड थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन भी, ठीक है. तो जो प्री डार्विनियन थ्योरीज है जो है ये इम्पॉर्टेंट, ये किस पे बेस है? स्पेकुलेशन और कीन ऑब्जर्वेशन पे. इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये माइलस्टोन बन गई, ये बेस बन गई एवोल्यूशनरी थॉट ऑफ लाइफ के बारे में. इनको हम दूसरा नाम बोलते हैं ओल्ड थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. ओके, तो ग्रीक थिंकर्स एंड एवोल्यूशन. तो पहले ग्रीक थिंकर्स ने बोला किसके बारे में? एवोल्यूशन के बारे में, जिसमें कौन कौन आते थे? एरिस्टोटल, हीरोडोटस एंड एम्पिडोक्लस. अब देखो 384 टू 322 BC, ठीक है, ये टाइम पीरियड था. इन्होंने जब बोला किसके बारे में? एवोल्यूशन के बारे में. किन्होंने? पहले ग्रीक्स ने बोला. तो ग्रीक से हम स्टार्ट करते हैं एवोल्यूशन का. जो एरिस्टोटल ने उसने क्या बताया कि जो ओल्ड फॉर्म्स ऑफ लाइफ है वो द ओल्ड फॉर्म्स ऑफ लाइफ और गिविंग राइज टू न्यू फॉर्म्स. जो ओल्ड फॉर्म ऑफ लाइफ है उससे क्या आती है? नई लाइफ फॉर्म्स. उसका क्या मतलब था? उन्होंने बोला कि जो एक ऑर्गेनिज्म है उसका एक इनर इंस्टिंक्ट होता है, उसकी एक इनर कैपेसिटी, इनर डिज़ायर होती है जो नेचुरल होती है. ऐसा नहीं है कि हम किसी जगह जब जाएंगे तो हमारे अंदर अगर वहाँ पे लाइक हम बोलेंगे ऑक्सीजन कम होगा तो हमारे लंग्स में अंदर से नेचुरली एक ऐसी एडाप्टेशन आ जाती है तो वो उस इन्वायरमेंट को कोप अप कर देता है. ये हमारे अंदर की इनर इंस्टिंक्ट होती है, ये जो नेचुरल होती है, ये हम सीखते नहीं हैं. दिस इज़ नॉट लर्नड बट दिस इज़ अ नेचुरल टेंडेंसी that makes you want to act in a particular way. ये किसने बोला? एरिस्टोटल ने. उसने और क्या? ही ऑब्जर्व दिस फिनोमेना. इसने ये ऑब्जर्व किया ये फिनोमेना among plants, animals and then man. एरिस्टोटल ने कॉइन की और एक चीज़ एंथ्रोपोलॉजी, टर्म एंथ्रोपोलॉजी को कॉइन किया एरिस्टोटल ने. तो इसलिए इस वजह से उसको बोलते हैं फादर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी भी.
ठीक है. He observed this phenomena among the plants, animals and man. The credit goes to Aristotle for coining the term anthropology, and hence he is known as father of anthropology, as he is the first highlighted the insights of man. जिसने पहले ह्यूमन रेस के बारे में हमें बता दिया वो है कौन? एरिस्टोटल. तो ये ग्रीक थिंकर था, ये जिसने अर्ली प्री डार्विनियन थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन के बारे में पहले बता दिया. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इज हीरोडोटस एंड एम्पिडोक्लस. हीरोडोटस और एम्पिडोक्लस भी ग्रीक थे, तो उनका भी थोड़ा सा अपना ये रहा कंट्रीब्यूशन एवोल्यूशनरी थॉट में. Herodotus and Empedocles developed certain ideas related to living beings to biological concept of evolution. Their thought covered traces of concept of क्या क्या दिया इन्होंने? Concept of adaptation. जो प्लांट्स हैं वो इवॉल्व होते हैं बिफोर एनिमल्स, जिसका मतलब है कि ग्रेजुअल एवोल्यूशन हुआ है हायर ऑर्गेनिजम्स का. पहले उससे कम जो लोअर ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हो गए, बाद में हायर ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हो गए और लास्ट में मैन इवॉल्व हो गया. ग्रेजुअल एवोल्यूशन हो गई. ये कॉन्सेप्ट किन्होंने दिया? हीरोडोटस एंड एम्पिडोक्लस ने. दिस हायरार्किकल सिस्टम सजेस्ट्स एन एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट. जो इन्होंने ये हायरार्की दी कि ऑर्गेनिज्म कौन से पहले लोअर ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हो गए, ये जो हायरार्की दी इन्होंने, इसका भी कंट्रीब्यूशन रहा एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट में. बिसाइड्स दीज स्कॉलर्स, इसके बाद और भी कुछ स्कॉलर्स थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया आइडिया रिगार्डिंग ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ मैन. नाउ ये थे ग्रीक्स. नाउ मिडल थियरीज में आ गए. मिडल में क्या हुआ? द मिडिवल टाइम आल्सो कॉल्ड द क्रिश्चियन इरा. मिडिवल टाइम को हम क्रिश्चियन इरा भी बोलते हैं, जिसमें ड्रामेटिकल चेंज आ गई. ठीक है, उसमें ड्रामेटिकली अपोजिशन हो गया इसका. जो ग्रीक ये जो थिंकर्स थे उन्होंने जो बोला था, लाइक एरिस्टोटल थे, लाइक एम्पेडोक्लस थे, तो या उन्होंने क्या बोला था? इनर इंस्टिंक्ट है या हायरार्की है. इसका पूरा अपोजिट किया क्रिश्चियन इरा में. इन्होंने जो मेडिवल थियरिस्ट्स थे इन्होंने क्या बोला? द टाइम, क्योंकि ये जो टाइम था ये डोमिनेट था क्रिश्चियन थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन. स्पेशल क्रिएशन का क्या मतलब है? इस मेडिवल पीरियड में क्रिश्चियन थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन का ज़्यादा ये रहा, डोमिनेंस रहा. तो ये पूरा अपोजिट था जो अर्लियर ग्रीक्स ने बोला था. इनका क्या मतलब था कि जो लाइफ फॉर्म्स है ये अनचेंजिंग है, ऐसे नहीं है, ये इवॉल्व नहीं हुए हैं. ठीक है, ये एक ही बार ऐसे के ऐसे ही जने हैं, ऐसे ही पैदा हुए हैं बाय द विल ऑफ डिवाइन पावर. जो ऊपर वाले ने जैसे लोग हैं वैसे ही बनाए हैं. जैसे हम आज है, हम होमोसेपियन ही पैदा हुए हैं, ना कि हम किसी और स्पीशीज से होके इवॉल्व हो गए. जो जैसा है वैसा प्लांट्स वैसे ही पैदा हुए. ये एक ऊपर वाला एक स्ट्रॉन्ग पावर है जिन्होंने जैसे फॉर्म्स है वैसे ही बना दिए, जिसको हम बोलते हैं आइडिया ऑफ स्पॉन्टेनियस क्रिएशन. दैट मीन्स ये इसका कोई इनके पास कोई ये नहीं था, इसको डिफेंड करने के लिए इनके पास कोई एक स्ट्रॉन्ग कोई मजबूत क्या बोलते हैं हम उसको सबूत नहीं था. बट दे वर बिलीविंग दैट कि जो भी लाइफ फॉर्म्स है ये एज इट इज़ है, इनमें कोई एवोल्यूशन नहीं हुआ है. हाउएवर दिस ट्रेडिशनल वर्जन ऑफ क्रिएशनिज्म वाज स्ट्रांगली रेनफोर्स्ड. इसको स्ट्रांगली सपोर्ट किया किसने? जेम्स उशर ने. जेम्स उशर वाज 17th सेंचुरी एंग्लिकन आर्की बिशॉप ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड. उसने क्या किया? उसने डेट भी फिक्स की कि कब डिवाइन विल से क्रिएशन हुआ है ऑर्गेनिजम्स का. उन्होंने बोला अक्टूबर 23 404 BC में हम ये जो क्रिएशन है ये हुई है, इसका कोई एवोल्यूशन नहीं हुआ है. फिर उसके बाद इसका जो और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टर था डॉक्टर चार्ल्स लाइटफुट, उन्होंने टाइम दिया. ही वॉज फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इन इंग्लैंड. उन्होंने टाइम भी बताया कि 9 AM अक्टूबर 23 404 BC एट 9 AM क्रिएशन हुआ. ठीक है, तो ये थे मिडिवल थ्योरीज. ये जो स्पेशल क्रिएशन, जो क्रिश्चियन थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन पे बिलीव करते थे, जिसका आज भी लोग सपोर्ट करते हैं. जो रिलीजियस लोग हैं वो बोलते हैं कि आज भी आधे रिलीजियस लोग लाइक मुस्लिम्स है, लाइक क्रिश्चियंस है, दे बिलीव कि हम एक ही टाइम पैदा हुए और जैसे हैं वैसे ही पैदा हुए हैं, हम इवॉल्व नहीं हुए हैं. ये आज तक दिस 17th और 18th सेंचुरी में चली और एंड टू सर्टन एक्सटेंट टिल द प्रेजेंट नाउ. अभी भी लोग इस चीज़ को मानते हैं. उसके बाद आया कार्ल लिन्यूअस.
However, the acceptance of biological evolution of organisms had crept in the scientific world by mid-18th century with Carl Linnaeus, a Swedish botanist, through his immortal work The Systema Nature published in 1735. 18th सेंचुरी में क्या हुआ, जो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन जो है वो साइंटिफिक वर्ल्ड ने एक्सेप्ट किया, उसकी एक्सेप्टेंस हुई आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द बुक द सिस्टमा नेचर। ये किसने पब्लिश की? स्वेडिश बॉटनिस्ट कार्ल लिनियन ने। उसके बाद बायोलॉजिकल एवोल्यूशन जो है ऑर्गेनिज्म का, उनका एक्सेप्टेंस हुआ साइंटिफिक वर्ल्ड में। किनके बाद? जब ये बुक पब्लिश हुई, जो किसने लिखी? कार्ल लिनियस ने इन 1735। इसमें क्या था इतना इम्पोर्टेंट? इट वॉज लिनियस हु designated each living organism two Latin names. Binary nomenclature दिया उन्होंने, one for genes and another for species. इसमें इन्होंने एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो लेटिन नेम दिए, वन इज़ फॉर जीन एंड अनदर इज़ फॉर स्पीशीज़। तो इसके बाद मैं इनको हम साइंटिफिकली नाम देने लगे होमो सेपियंस। दैट इसका मतलब ये हुआ कि होमो सेपियन नेम जो है वो किन्होंने दिया? लिनियस ने। जो बाइनरी नोमेनक्लेचर है जीन और स्पीशीज़ का, वो कार्ल लिनियस ने दिया 1735 में अपनी बुक द सिस्टमा नेचर में। तो इसके बाद एक्सेप्टेंस हुआ जो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म है साइंटिफिक वर्ल्ड में। द टीनेबल वर्क ऑफ लिनियस रिसीव्ड गुड सपोर्ट एंड अटेंशन फ्रॉम द साइंटिफिक कम्युनिटी ऑल अराउंड द वर्ल्ड। इससे क्या हुआ? इसको गुड सपोर्ट और अटेंशन मिला इसके काम को फ्रॉम ऑल द कम्युनिटी, फ्रॉम साइंटिफिक कम्युनिटीज ऑल ओवर वर्ल्ड। फिर आ गया कॉमेट डी बफान। कॉमेट डी बफान कैम इन लेट 18th century. He was a French scientist. Comet de Buffon, contemporary to the Carl Linnaeus, he strongly suggested that life forms are not fixed. उन्होंने क्या बताया कि जो लाइफ फॉर्म्स है वो फिक्सड नहीं है। जब लाइफ फॉर्म्स फिक्सड नहीं, दैट मीन्स दे आर इवॉल्विंग। ही स्ट्रांगली बिलीव्ड दैट दिस कुड बी द इन्फ्लुएंस ऑफ द एनवायरनमेंट ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसने और एक एक्स्ट्रा चीज़ बोली कि ये जो लाइफ फॉर्म्स है ये फिक्सड नहीं है, बट क्यों? क्योंकि इन पे इन्फ्लुएंस होता है एनवायरनमेंट का। ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन पे इन्फ्लुएंस होता है एनवायरनमेंट का, दैट इज़ वाई दे आर नॉट फिक्सड, दे आर इवॉल्विंग। ही एक्सप्लेन इट इन हिज वॉल्यूमस बुक वर्क हिस्टोरिक नेचुरली। तो उसकी एक बुक थी हिस्टोरिक नेचुरली, किनकी? कॉमेट डी बुफॉन की, जो 44 वॉल्यूम्स की है। उसमें इन्होंने ये चीज़ एक्सप्लेन की कि लाइफ फॉर्म्स आर नॉट फिक्सड। और इसके बाद और एक चीज़ इसने, ही मेड क्लियर आइडिया ऑन द फिजिकल फीचर्स ऑफ मैन। फिजिकल फीचर्स ऑफ मैन पे इन्होंने क्लियर आइडिया बोला, जो इसने एक्सप्लेन किया अपनी और एक बुक में जिसका नाम है वेराइटीज़ ह्यूमैनिटीज़। तो कॉमेट बफॉन ने ऑलरेडी जो काम किया हुआ है उसके अलावा बोला कि जो ये लाइफ फॉर्म्स हैं ये फिक्सड नहीं है, इन पे इफेक्ट है एनवायरनमेंट का। और ये सब कुछ चीज़ उन्होंने अपनी बुक हिस्टोरिक नेचुरली में बोला, और बोला कि जो फिजिकल फीचर्स ऑफ मैन है उसके बारे में पूरी एक्सप्लेनेशन दी अपने नेक्स्ट बुक में जिसका नाम था वेराइटीज़ ह्यूमैनिटीज़। देन उसके बाद आ गए एरिस्मस डार्विन। एरिस्मस डार्विन वॉज द ग्रैंड फादर ऑफ चार्ल्स डार्विन। तो ये 18th सेंचुरी में आ गए, ये भी 18th सेंचुरी में आ गए, और ये एवोल्यूशनिस्ट थे। उन्होंने क्या बताया? द अर्थ एंड द लाइफ ऑन इट मस्ट हैव बीन इवॉल्विंग फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स एंड द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड इज़ द लेटेस्ट। उन्होंने बोला जो अर्थ है और उस पर जो लाइफ है, जो भी ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये मिलियन ऑफ ईयर्स से इवॉल्व हो रहे हैं, और इसकी जो मैनकाइंड की जो हिस्ट्री, जो ह्यूमन रेस की हिस्ट्री है, वो लेटेस्ट है। ठीक है, ये किसने बोला? एरिस्मस डार्विन। दैट मीन्स जो डार्विन की थ्योरी है ये इसकी हेरिडिटी है, उसमें इसके दादाजी ने भी काम किया हुआ है। ठीक है। देन कम्स लेमार्क। लेमार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा लेमार्क का इन ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में। उन्होंने क्या बोला? ही वॉज अ फ्रेंच नेचुरलिस्ट, नेचर लविंग, जो नेचर को स्टडी कर रहा है। ही वॉज अ फ्रेंच नेचुरलिस्ट एंड वॉज द फर्स्ट evolutionist who confidently put forward the ideas about the process leading to biological change in the organism. इन्होंने confidently अपने ideas को रखा about the process leading to biological change in organism. उन्होंने अपने ideas को confidently बोला कि biological change हो रही है एक organism में।
उसने बोला ही अपॉइंटेड दैट द स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग बीइंग इज डिपेंडेंट ऑन इट्स फंक्शन। जो भी किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर है वो डिपेंड करता है उनके फंक्शन पे। अगर उसकी फंक्शन है तो वो रहता है, अगर वो फंक्शन नहीं है तो वो वहाँ से गायब ही हो जाता है, वो स्ट्रक्चर से इल्यूमिनेट हो जाए, अलग हो जाता है। ही यूज द एग्जाम्पल ऑफ गिराफी की एग्जाम्पल उन्होंने दे दी कि उसका जो लॉन्ग नेक जो स्ट्रक्चर है उसकी जो गर्दन है वो लंबी है। ये क्यों है? क्योंकि उसको हायर फोलेज तक पहुंचना था, नीचे घास खत्म हो गई थी तो वो ऊपर की तरफ घास खाने के लिए उसने अपनी जो नेक है वो स्ट्रेच करी, और जो वो स्ट्रेच करता गया तो वो उसका स्ट्रक्चर बन गया। उसका जो फंक्शन क्या था? उसका फोलेज पे तक पहुंचना, और वो फोलेज खाना, लीव्स खाने, तो उसकी वजह से उसका स्ट्रक्चर भी चेंज हो गया। दैट मीन्स फंक्शन की वजह से उसका स्ट्रक्चर भी चेंज हो गया। स्ट्रक्चर इज डिपेंडेंट ऑन द फंक्शन। इसकी बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशन ही प्रोपाउंडेड दो थियरीज अपनी ऑब्जर्वेशन पे उसने की। यूज एंड डिसयूज ऑफ कैरेक्टर्स एंड द एक्वायर्ड कैरेक्टर आर इनहेरिटेड। उन्होंने बोला कि हम जो यूज़ करते हैं, जिस चीज़ का यूज़ करते हैं तो उसका ये स्ट्रक्चर बन जाता है, और जिसको डिसयूज़ करता है तो वो ख़त्म ही हो जाता है। और जो यूज़ हम करते हैं, जो हमारे लाइक जिराफी की एग्जाम्पल हम देंगे, उसकी जो लॉन्ग नेक है वो फिर एक्वायर हो गई और वो इनहेरिट हो गई। उसके बाद जो भी जिराफी जने उन्होंने बर्थ जिन जिराफी की दे दी, उनकी भी लॉन्ग नेक है, तो जो कैरेक्टर एक्वायर्ड है वो फिर इनहेरिट हो जाता है। ठीक है। जो उन्होंने डिसयूज़ को बोला कि जो स्नैक है उसकी जो लिम्स है वो ख़त्म हो गए, क्योंकि वो स्नैक ने बोरों में रहना स्टार्ट किया, तो वो क्या हो गया? यूज़ मीन्स कि जिराफी ने अपने लॉन्ग नेक का यूज़ किया, दैट इज़ वाई ये स्ट्रेच होती गई और इसका स्ट्रक्चर में ऐड हो गया। For him, giraffe's long neck is an acquired character and snake's smooth body has resulted due to disuse of its limbs as it chose to live in burrows, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। Unfortunately, Lamarck's theory was not tenable among scientific community as it raised a number of queries and to establish it more evidences were required. However, the Lamarck's theory of evolution is an important milestone for the evolutionary biology. Unfortunately, क्या हुआ? बहुत ही अपोजिशन हुआ इसका कि ये इस पे नहीं है कि हर कोई अगर अपने अंदर से चाहेगा कि वो किसी एक ऑर्गन की जो लाइक जो कारपेंटर को अगर हम वो ज़्यादा यूज़ करता है अपने राइट आर्म का, तो उसकी राइट आर्म बढ़ती जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये इसको क्रिटिसिज्म हुआ। फिर ऐसा कुछ नहीं है कि जो ज़्यादा यूज़ होगी वो ऑर्गन ज़्यादा बढ़ेगा, जो यूज़ नहीं होगा तो वो तो डिसयूज़, वो तो गायब ही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बट सिंस इसने इतना इम्पोर्टेंट ये थियोरी दे दिया, एक कॉन्सेप्ट दे दिया, इसकी वजह से इसका एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा, एक माइलस्टोन रही एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में। ठीक है। उसके बाद आया गई जॉर्ज क्यूवर वॉज अनदर फ्रेंच साइंटिस्ट। ही ऑब्जेक्टेड, उसने अपोज किया लेमार्किज्म को, बट हेल्ड व्यूज ऑन फोसल एविडेंसेस एंड बायोलॉजिकल रिलेशंस। उसने फोसल एविडेंसेस और बायोलॉजिकल रिलेशंस पे उसने अपना ये दे दिया। ही सेड द disappearance of a dinosaurs he felt was due to the fixity of species. He further educated the theory of catastrophism, but again not to the full extent of scientific explanation. जॉर्ज क्यूवर जो है उन्होंने बिलीव किया फिक्सिटी ऑफ स्पीशीज़ पे, जिसका मतलब था कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें कोई चेंज नहीं आए। ठीक है। वो स्ट्रांगली उसने ऑब्जेक्ट किया, अपोज किया लेमार्किज्म को कि नहीं, कोई ऐसा इवोल्यूशन नहीं हो रहा है, बल्कि हर कैटास्ट्रोफिक इवेंट जो आता है लाइक फ्लड्स आएंगे या अर्थक्वेक आएंगी या कोई भी कैटास्ट्रोफिक इवेंट जो कैटास्ट्रोफिज्म आएगा, उसकी वजह से जो पुरानी सारी स्पीशीज़ है वो ख़त्म हो जाती है और नई जन्म ले जाती है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द कैटास्ट्रोफिज्म, अदरवाइज देयर इज़ द फिक्सिटी ऑफ स्पीशीज़, नो एवोल्यूशन इज़ देयर। इसके बाद आ गए चार्ल्स लायल वॉज एन इंग्लिश लॉयर एंड जियोलॉजिस्ट। उसने डिस्प्रूव की क्यूवर्स कैटास्ट्रोफिज्म थियरी। उन्होंने क्या बोला अपनी एक बुक में जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी, उसमें उन्होंने बोला कि जो ये इवेंट्स है, जो ये कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स है, ये हर टाइम आते रहे, आज भी आते हैं। अर्थक्विक्स हैं, चाहे इरोजन्स है, चाहे फ्लड्स है, ग्लेशियल मोमेंट्स है, वोल्केनिक इरप्शंस है, ये आते रहते हैं, पास्ट में भी आए हैं तो आज भी आते रहेंगे।
तो लेकिन इसकी वजह से जो लाइफ फॉर्म्स हैं वो पूरी ख़त्म नहीं हो जाती हैं, पूरे इसमें नए ऑर्गेनिज्म नहीं जनते हैं। तो इसके आइडिया से ही आर्ग्यूड दैट द नेचुरल चेंज वेयर इन द सेम इन द पास्ट एंड द प्रेजेंट दिस लेड, इसकी वजह से जो चार्ल्स डार्विन है उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया नेचर एंड सिलेक्शन ऑफ लिविंग बींग्स। दैट मीन्स कि जब भी कोई कैटास्ट्रॉफिक इवेंट आता है, कौन जो चीज़ें हैं, कौन लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो इस कैटास्ट्रॉफिक इवेंट को, कैटास्ट्रॉफिज्म को ये करता है, रेजिस्ट करता है और सिलेक्ट होता है, नेचर से सिलेक्ट हो जाता है वो, और कौन इसको नहीं रेजिस्ट करता है। लाइक कोविड का वायरस आया था, किसने इस चीज़ को ओवरकम किया और किसने इस चीज़ को, कौन इस चीज़ को रेजिस्ट नहीं कर पाया और वो ख़त्म हो गया। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट दिया था फिर डार्विन ने, जिसको उसने कहाँ से ये लिया, ये इसने लिया जब चार्ल्स लायल ने अपना ये बोला कि कैटास्ट्रॉफिक इवेंट आते रहे हैं बट देयर इज़ सिलेक्शन, नॉट ऑल द ऑर्गेनिज्म विल गो एक्सटिंक्ट, देयर आर फ्यू, मतलब कुछ लोग, कुछ जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे बट सारे नहीं हो जाते हैं। ये उसने अपनी थियोरी में दिया था जिसका नाम है यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म। Thus, the above explained are some of the old theories of evolution prior to Darwin. Hence, they are referred to as pre-Darwinian theories of evolution. जो मैंने पहले भी बताया, तो ये बहुत पहले old theories है और डार्विन के इससे पहले की theories है, उनको बोलते हैं pre-Darwinian theories. Darwin's theory of evolution, origin of species through natural selection, was the start of new era for understanding biological evolution through genetic mechanism. उसके बाद आ गई डार्विन्स थ्योरी में जो है उससे एक नया अंडरस्टैंडिंग हुआ साइंटिफिक वर्ल्ड में, जिसने बायोलॉजिकल एवोल्यूशन को थ्रू जेनेटिक मैकेनिज्म से अंडरस्टैंड किया है, जो हम डार्विनियन थ्योरी में पढ़ेंगे। ये ओल्ड थ्योरीज थी जिनको हम प्री डार्विनियन थ्योरीज बताते हैं, प्री डार्विनियन थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड नेट JRF और UPSC बोथ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज का ये पूरा लेसन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। These are you can follow us on Twitter, Facebook and YouTube. Thank you once again.